हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग वेव मोशन में आगे के टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ रखा था उसके बाद का टॉपिक है बच्चों आर्गन पाइप। सबसे पहले देखते हैं आर्गन पाइप होता क्या है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, आर्गन पाइप का मतलब समझिए एक सिलिंड्रिकल पाइप। जैसे मान लीजिए मार्कर है मेरे सामने, अगर इसके अंदर से सब कुछ निकाल दूँ एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बना, वही हमारा ऑर्गन पाइप होता है। बांसुरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, बांसुरी भी ऑर्गन पाइप का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर क्या होता है ऑर्गन पाइप में बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं कि इसका एक ऐसा ऑर्गन पाइप जिसके दोनों एंड ओपन हो, उसको हम लोग कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, और एक ऐसा ऑर्गन पाइप जिसका एक एंड ओपन हो अगला एंड क्लोज हो, तो बच्चों इसको हम कहते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, क्लोज में एक एंड क्लोज रहेगा, अगला एंड ओपन रहेगा, और ओपन जो रहेगा उसमें दोनों एंड ओपन रहेगा। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, आप लोग जानते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसका काम होता साउंड वेव को प्रोड्यूस करना। ऑर्गन पाइप में यूं फूंक मारोगे तो आवाज़ निकलता है, आवाज़ निकलता। शायद बचपन में आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया भी हो, पेन के कैप निकाल करके हम लोग बजाया करते थे, वही एक तरह से ऑर्गन पाइप का एक्सपेरिमेंट था। मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्गन पाइप में हम एक एक करके स्टडी करेंगे कैसे हार्मोनिक्स बनते हैं, कैसे ओवरटोन बनते हैं, कैसे क्या होता है। जब बच्चों क्या होता है, किसी जैसे ओपन ऑर्गन पाइप है, यहाँ से साउंड कॉलम अगर डिस्टर्ब हुआ, यहाँ मैंने फूंक मारा डिस्टर्ब हुआ, तो क्या होगा, इसके अंदर साउंड कॉलम इस तरह से डिस्टर्ब होगा, इस तरह से बच्चों यहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा कि सब कुछ मिला जुला करके सिचुएशन हमारा ऐसा होगा, इस तरह से डिस्टरबेंस हुआ और यहाँ पर आके पहुँचेगा, इस तरह से यहाँ पर पहुँचेगा। तो एक साउंड वेव यूँ गया है और दूसरा यहाँ से जब मीडियम चेंज होगा टकरा करके वापस आएगा। दोनों के मिलने पर बच्चों यहाँ पर क्या बनता है, स्टेशनरी वेव बनता है। उसी स्टेशनरी वेव के ध्वनि को, आवाज़ को हम लोग सुन रहे होते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपन ऑर्गन पाइप की। ओपन ऑर्गन पाइप में देखिए दोनों एंड ओपन है, इसमें कई सारी बातें। सबसे छोटा जो यहाँ पर बच्चों वेव बन सकता है, सबसे फंडामेंटल केस जो बन सकता है, यहाँ पे एयर कॉलम में मैं डिस्टरबेंस करूँ और एयर कॉलम डिस्टर्ब जब होगा तो कम से कम ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि जो ओपन एंड है यहाँ पक्का एंटी नोड बनना है और इसके बीच में दो एंटी नोड लगातार तो बन नहीं सकते, इसका मतलब बीच में कहीं नोड भी होगा। तो सबसे फंडामेंटल केस ये होगा, यहाँ पर बच्चों क्या बन गया, ये बन गया एंटी नोड, यहाँ क्या बन गया नोड, और यहाँ क्या बन गया एंटी नोड। इस तरह से यहाँ पर एक स्टेशनरी वेव बना होगा। सिमिलरली दूसरे केस में बच्चों, इसमें और तेजी से एयर कॉलम को डिस्टर्ब आप करोगे तो दूसरा फंडामेंटल के आगे वाला अगला केस यहाँ पर बनेगा। इस तरह से जो हमारे नोड की संख्या या एंटी नोड की संख्या एक एक दोनों बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ एंटी नोड 2 थे और यहाँ पर एंटी नोड हमारा 1 ए हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 एंटी नोड यहाँ के अंदर बच्चों आ गए और 2 नोड हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनेगा। और तेजी से एयर कॉलम में डिस्टरबेंस करोगे तो बच्चों ये बढ़ता जाएगा। एक लूप बीच में बना था, 2 लूप बनेगा। ध्यान ये रखना है, यहाँ जो ओपन एंड है वहाँ पर एंटी नोड ही आपको बनाना है। तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बन के आएगा। और तेजी से फूंक मारोगे और तेजी से एयर कॉलम को डिस्टर्ब करोगे, ऐसे एक लूप और बढ़ जाएगा। तो बच्चों अकॉर्डिंगली ये बनता चला जाएगा। यहाँ पर पहले केस की बात करें, पहला जो केस हमारा था दिस मच, ये वाला, यहाँ के अंदर देखें बच्चों, ये जो लेंथ है ऑर्गन पाइप का, इसके अंदर देखिए स्टेशनरी वेव बना है, तो एंटी नोड और नोड के बीच का लेंथ λ/4 प्लस यहाँ भी λ/4 क्या हो गया λ/2। यल इक्वल टू हो गया λ/2, यानी लैम्बडा की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगी 2L। अगर यहाँ से निकलने वाले फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूँ कि f0 है, फंडामेंटल केस है, तो f0 की वैल्यू बच्चों हो जाएगी v/λ, साउंड की स्पीड अपॉन वेवलेंथ। यहाँ वेवलेंथ की जगह पर मैं लिखूंगा 2L, तो f0 की वैल्यू बच्चों v/ क्या हो गया 2L हो गया। ठीक है, f0 की वैल्यू हमारे पास हो गया v/2L। आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूं तो अगले केस की स्टडी मैं करूंगा। अगले केस में क्या होगा कि यहाँ पर देखिए ये वाला लेंथ एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4, एक नोड और अगला एंटी नोड λ/2, λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/4, ये मिला करके बच्चों टोटल हो जाएगा लैम्बडा, यानी यल की वैल्यू लैम्बडा हो गया। अब यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही होगी, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी, सपोज f1 है, तो f1 की वैल्यू हो जाएगी v/λ।
अब लैम्डा सर बदल चुका है, लैम्डा और छोटा हो गया, वेव और छोटा होता गया। यहाँ लैम्डा की वैल्यू 2l थी तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या हो गया l, और लैम्डा आधा हो गया तो अपने आप इसको रीअरेंज करेंगे ऐसे v/2l। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं f0 के बराबर था तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2f0। केस तीसरा जो हमारे पास आएगा बच्चों, इसमें देखिए ये वाला डिस्टेंस जो हमारा होगा दिस वन, ये λ/4 होगा, ये वाला बच्चों λ/2 होगा, ये वाला λ/2 होगा और ये वाला λ/4 होगा। मैंने सबको जोड़ लिया तो l इक्वल टू दिस मच आ गया। इन सबको आप ऐड करोगे तो बच्चों l की वैल्यू 3λ/2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ के अंदर बच्चों लैम्डा की वैल्यू जो होएगी वो हो जाएगी 2l/3। f2 इक्वल टू v/λ हो गया, लैम्डा की जगह पर 2l/3 रखा, रीअरेंज किया, यहाँ पर बच्चों f2 हमारे पास आ गया 3 टाइम्स ऑफ f0, 3 टाइम्स ऑफ f0। अब इनके नाम कैसे रखे जाते हैं ये मेन चीज़ है। कितना आया तो आपने सीख लिया नाम कैसे रखेंगे। ये जो सबसे फंडामेंटल केस है, इस फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम लोग नाम देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल टोन कह सकते हो, या फिर बच्चों इसी को दूसरा अच्छा सा नाम दिया जाता है, इसी को कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक क्या कहेंगे बच्चों इसी को, पहले केस में हमको क्या मिला फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, इस तरह से स्ट्रक्चर, इस तरह से बच्चों सिचुएशन बनेगा। अगले केस में जो हमें फ्रीक्वेंसी मिला है बच्चों, यहाँ 2f0 मिला है, हार्मोनिक का फर्स्ट हार्मोनिक का यहाँ जस्ट मल्टीपल मिला है, इसको बच्चों हम लोग नाम देंगे सेकेंड हार्मोनिक, या इसी को बच्चों नाम देते हैं जब हार्मोनिक जो है अपने मल्टीपल में रिपीट होता है, इंटीग्रल मल्टीपल में जब पहली बार रिपीट होता है तो उसको फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। तो यहाँ पर पहली बार अभी रिपीट हो रहा है बच्चों, इसको हम लोग नाम देंगे फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे बच्चों, जो हमारे पास अगले केस में 3f0 मिला है, इसको हम लोग नाम देते हैं थर्ड हार्मोनिक। क्या नाम देंगे बच्चों, थर्ड हार्मोनिक, या यहाँ के अंदर बच्चों इसी को हम कहेंगे सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ के अंदर स्ट्रक्चर बनेंगे, इस तरह से सिचुएशंस बनेंगे। बड़ी सामान्य सी बात है, प्रॉपर क्लास में हम लोगों ने इसकी विधिवत स्टडी कर रखी है। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ रेशियो ऑफ हार्मोनिक्स अगर देखें तो हार्मोनिक्स क्या मिल रहे हैं, f0, 2f0, 3f0, 4f0। इसका मतलब हार्मोनिक का रेशियो अगर देखेंगे तो 1:2:3:4:5 ऐसे होता चला जाएगा। उसके अलावा बच्चों अगर हम रेशियो ऑफ ओवरटोन्स देखने जाएं तो ओवरटोन का रेशियो यहाँ के अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ओवरटोन की शुरुआत 2f0 से हुई यहाँ से, तो 2f0:3f0:4f0, f0 हटा लीजिए तो रेशियो बनेगा 2:3 यहाँ के अंदर बच्चों 4 आ जाएगा, 4:5 ऐसे आगे की ओर ये चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो ओवरटोन हमारे मिल रहे हैं वो ऑड भी मिलेंगे और इवन भी मिलेंगे, वो दोनों मिलेंगे। अभी आप क्लोज में देखेंगे तो केवल वहाँ पर एक ही मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ ऑड और इवन दोनों मिल रहे हैं बच्चों। तो आई होप ये बातें आप समझ गए होंगे। अगर पूरे एनालिसिस को हम एक बार रिपीट करें, एक बार ध्यान से देखें तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ हमारे और आपके समझ में आना चाहिए कि देखिए यहाँ पहले केस में 2 एंटी नोड 1 नोड, अगले केस में 1 2 3 3 एंटी नोड और 2 नोड। यहाँ पर अगले केस में देखिए एंटी नोड 1 2 3 4 एंटी नोड गिनिए 1 2 3 नोड। इसका मतलब नोड की संख्या एंटी नोड से हमेशा एक कम आ रही है। उसके लिए मैंने एक फार्मूला यहाँ लिख दिया, नंबर ऑफ नोड्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड्स -1। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपके काम आएगा। ये था एनालिसिस हमारा ओपन आर्गन पाइप का। सिमिलरली अब हम लोग देखेंगे क्लोज्ड आर्गन पाइप का केस। ओके बच्चों सिमिलर मैनर में हम लोग अब केस देखेंगे क्लोज्ड आर्गन पाइप का। क्लोज्ड आर्गन पाइप में ऑब्वियसली इसका एक टर्मिनल, एक एंड बच्चों क्लोज होगा। इसके एयर कॉलम में डिस्टरबेंस करने का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे फंडामेंटल केस इसमें होगा एक एंटी नोड और एक नोड का बनना। जिसका ओपन एंड होगा वहाँ हमेशा एंटी नोड बनना है और जो क्लोज्ड एंड होगा वहाँ हमेशा नोड बनना है। मेरे प्यारे बच्चों सिमिलर वाइज यहाँ पर अगला, इससे आगे के केस में हम आगे बढ़ें और तेज़ी से एयर कॉलम को हम डिस्टर्ब करें, तो एयर कॉलम को तेज़ी से डिस्टर्ब करने पे क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह का पैटर्न बन के आएगा। यहाँ पर इस बार क्या होगा, बीच में एक लूप बन जाएगा। एक एंटी नोड और एक नोड तो यहाँ बना हुआ था, यहाँ भी वो बनेगा, लेकिन बीच में एक एक इनकी संख्याएँ बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर बच्चों 2 एंटी नोड और 2 नोड बन जाएंगे। इस तरह का पैटर्न बनेगा। एक वेव जाएगा टकरा के, दूसरा वेव आएगा,
दोनों के मिलने से यहाँ बच्चों सुपरपोजिशन होगा, स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होगा। इसमें भी ऐसा ही होगा, ये उसके अगले वाला केस है। अब यहाँ पर एक एक केसेस को लेके बच्चों अगर मैं एनालिसिस करने जाऊँ तो यहाँ पर यल, ये पूरा लेंथ यल इक्वल टू हो जाएगा λ/4, यानी लैम्डा की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों क्या हो जाएगी 4l, लैम्डा की वैल्यू यहाँ के अंदर 4l हो जाएगी। f0 इक्वल टू v/λ, v/λ, लैम्डा के जगह बच्चों क्या हो जाएगा 4l, लैम्डा के जगह 4l हो गया, ये हो गया 4l। यहाँ मैंने रख दिया बच्चों, तो यहाँ पर f0 के जगह पर हमारे पास हो गया v/4l। ये जो f0 बच्चों यहाँ के अंदर आया, पहले देख लेते हैं फिर अभी नाम रखेंगे। यहाँ पर दूसरे केस में जाते हैं, यल की वैल्यू यहाँ के अंदर λ/4 प्लस λ/2, यानी कि यहाँ 3 λ/4 आ जाएगा, और यहाँ पर इस प्रकार से लैम्डा की वैल्यू बच्चों 4l/3 हो जाएगी। इस तरह से इस केस में जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकल रही थी फंडामेंटल f0, यहाँ f1, यहाँ f2, यहाँ पर बच्चों जो हमारी फ्रीक्वेंसी निकलेगी इस वेव से वो क्या होगी, v/λ आ गया, v/λ, लैम्डा के जगह पर बच्चों 4l/3 रख दिया, ये हो गया 3 इंटू v/4l, और v/4l क्या था, v/4l दैट वाज इक्वल टू f0। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ v/4l इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ f0। ये बच्चों हमारे पास अगली फ्रीक्वेंसी मिल गई। अगले केस में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लेंथ पूरा कितना हो गया, λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4, या ऐसे देख सकते हैं λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/2। यहाँ पर बच्चों इसको सम करेंगे, मिलाकर आएगा 5 λ/4। इस तरह से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4l/3, 4l/5 हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 4l/5। यहाँ के अंदर लैम्डा के जगह पर 4l/5 हो गया, इसका मतलब f2 के जगह पर हो जाएगा बच्चों v/4l। यहाँ के अंदर बच्चों f2 की वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ f0। तो v/4l के जगह पर मैंने क्या रख दिया, f0। यहाँ पर बच्चों इस तरह से फ्रीक्वेंसी मिलते जाएंगे। पहला जो सबसे फंडामेंटल हमें फ्रीक्वेंसी मिला है, इसको एक तो नाम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही दे देते हैं या फंडामेंटल टोन कह देते हैं बच्चों। यहाँ पर अगले केस में हम बढ़ते हैं फंडामेंटल का, या इसी का दूसरा नाम जो सबसे फेमस है वो होगा फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। और जब यहाँ अगले केस में आते हैं तो हार्मोनिक्स का ट्रिपल हो गया, इसको बच्चों हम लोग नाम देंगे थर्ड हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। यहाँ जितना इंटू f0 रहेगा वो हार्मोनिक हो जाएगा, ये होगा थर्ड हार्मोनिक। ठीक है बच्चों, इसको मैं लिख दूँ, ये होगा थर्ड हार्मोनिक। और यहाँ पर अगर इसे ओवरटोन का नाम देना चाहें, जब टोन अपने मल्टीपल में पहली बार रिपीट होता है बच्चों तो उसको ओवरटोन कहेंगे और पहला ओवरटोन कहेंगे। तो f0 का मल्टीपल पहली बार रिपीट हुआ है, इसको बच्चों हम लोग नाम देंगे फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन। यहाँ पर f2 देखिए क्या आया है 5f0, इसको नाम देते हैं बच्चों, इसको कहेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, इसको बच्चों फिफ्थ हार्मोनिक, पांचवा हार्मोनिक, या उसी को कहेंगे कौन सा ओवरटोन। यहाँ के अंदर बच्चों इसको हम लोग कहेंगे, ये हमारे पास था फर्स्ट ओवरटोन, ये होगा सेकंड ओवरटोन, क्योंकि हमारा जो टोन था वो अपने मल्टीपल में दूसरी बार रिपीट हुआ है, ये होगा सेकंड ओवरटोन। अब रहा सवाल यहाँ पर हार्मोनिक्स कौन कौन से मिले। हार्मोनिक्स जो हमें मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं f0, 3f0, 5f0, आगे बढ़ेंगे 7f0। तो हार्मोनिक्स हमें केवल ऑड वाले मिल रहे हैं। वहाँ पर गए थे ओपन के केस में तो बच्चों वहाँ हार्मोनिक्स ऑड और इवन सब मिल रहे थे, लेकिन यहाँ हार्मोनिक्स केवल और केवल ऑड वाले मिलेंगे। इवन हार्मोनिक यहाँ के अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। दूसरा हमारे पास बच्चों ओवरटोन की बात करें तो ओवरटोन भी यहाँ पर हमारे देखिए ऑड ही मिल रहे हैं। अगर रेशियो देखेंगे हार्मोनिक्स का तो f0, 3f0, 5f0 ऐसे 1, 3, 5 का रेशियो जाएगा। और रेशियो अगर ओवरटोन्स का देखेंगे बच्चों तो 3, 5, 7 का रेशियो इस तरह से जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक केस आप देखिए, जितने नोड हैं, एक नोड एक एंटी नोड, 1, 2 एंटी नोड और 2 नोड, तो जितने नोड उतने एंटी नोड यहाँ के अंदर बनने हैं, इसको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ओपन आर्गन पाइप से और साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर क्लोज्ड आर्गन पाइप से आइडेंटिकल कंडीशन में। तो क्या होगा, क्लोज्ड आर्गन पाइप से जो साउंड निकलेगा और ओपन आर्गन पाइप से जो साउंड निकलेगा दोनों में अंतर होगा।
बच्चों ओपन ऑर्गन पाइप से निकलने वाले साउंड में ओवरटोन, ऑड, इवन सब हैं, इसलिए वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, जो आवाज़ सुनाई पड़ेगी, वो ज़्यादा श्रील, ज़्यादा महीन होगी। और बच्चों यहाँ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप से जो कंपैरेटिवली आवाज़ निकलेगी, जो ध्वनि निकलेगी, जो साउंड निकलेगा, वो बच्चों उतना श्रील, उतना जो है मीठा आवाज़ नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप में अगर तुलना किया जाए कि कौन सा आवाज़, कौन सा साउंड ज़्यादा श्रिल होगा, ज़्यादा सॉफ्ट होगा और कौन सा ज़्यादा ग्रेव होगा, तो बच्चों यहाँ ज़्यादा श्रिल वाला हमारा कहाँ से मिलेगा? ओपन ऑर्गन पाइप से। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर रेजोनेंस ट्यूब एक एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाला डिवाइस है, एक्सपेरिमेंटल डिवाइस कह सकते हैं बच्चों। और इसका जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल ऑर्गन पाइप की तरह से होता है और ये रिएक्ट करता है लाइक ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। यहाँ पे क्या होता है, इसका एक एंड ओपन रहता है, दूसरा एंड बच्चों यहाँ पर इस तरह से रहता है कि इसमें वाटर ऊपर नीचे वाटर कॉलम किया जा सकता है, पानी भरा होता है और इसको ऊपर नीचे वाटर कॉलम को करने का प्रबंध होता है। पूरा स्ट्रक्चर बड़ा सा होता है, वो मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर बस काम की चीज़ें। यहाँ के अंदर क्या होता है बच्चों, जहाँ तक वाटर भरा है ये वाला एंड जो है क्लोज्ड एंड की तरह से वर्क करता है और इस तरह से ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह से वर्क कर रहा होता है। जब हम यहाँ पर कोई नोन फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे पहले से पता होता है कि भाई ये ट्यूनिंग फार्क की फ्रीक्वेंसी है, किसी नोन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फार्क यहाँ के ऊपर लेके आते हैं, तो यहाँ के ऊपर जब बच्चों इसको वाइब्रेट कराते हैं तो जस्ट इसके पास का जो एयर कॉलम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पहला केस हमारे पास कुछ ऐसे बना, यहाँ पर फंडामेंटल केस बना है और पहले केस में आप देखें ये कहेंगे पहला रेजोनेंस हुआ। इसमें क्या होगा, कैसे पहचान पाएंगे कि रेजोनेंस हुआ है बच्चों? यहाँ सिचुएशन हमारा कुछ ऐसे बैलेंस होता है कि जब यहाँ से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फार्क की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाती है तो साउंड बड़ी तेजी से सुनाई देता है, हम कहते हैं रेजोनेंस का केस बन गया। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तेजी से सुनाई देता है, ये तब होगा जब ट्यूनिंग फार्क की फ्रीक्वेंसी और बच्चों यहाँ से निकलने वाले वेव की फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो। इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, जीरो। उस समय आवाज़ बड़ी तेजी से सुनाई पड़ेगा बच्चों, बीट फ्रीक्वेंसी जीरो हो चुकी होगी। इसका मतलब हमारे पास इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वही इक्वल टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फार्क। तो इनडायरेक्टली ट्यूनिंग फार्क की फ्रीक्वेंसी क्योंकि हमें पता था तो इनडायरेक्टली बच्चों हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव, इस यहाँ से निकलने वाले वेव की फ्रीक्वेंसी पता कर ली। अब क्या करेंगे, पहला केस हमारा फंडामेंटल वाला ऐसे बना होगा L1 या फिर इसी में मान लेते हैं हमारा जो यहाँ का इंड करेक्शन हो। इंड करेक्शन का मतलब ये हुआ जब हम कोई आर्गन पाइप लेते हैं तो वहाँ पर ऐसे वेव इसके अंदर दिखा रहे होते हैं बच्चों, ये हमारा आर्गन पाइप है, ऐसे दिखा रहे होते हैं वेव, लेकिन ये थोड़ा इसके ऊपर तक निकल रहा होता है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा नहीं दिखता है इसको इंड करेक्शन कहेंगे। इंड करेक्शन को हम कंसिडर करते हुए ये टोटल लेंथ यहाँ के अंदर हो जाएगा E प्लस L1। E प्लस L1 इक्वल टू हो जाएगा λ/4। ठीक है। दूसरे केस में बच्चों हम वाटर कॉलम को थोड़ा सा नीचे करते जाएंगे और उतने ही एयर कॉलम में डिस्टर्बेंस यहाँ भी देंगे जितना कि यहाँ दिए थे, तो लैम्डा उतना ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, जब ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो उसमें इस तरह का कुछ केस बन के आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के अंदर हमारे पास ये जो फिर से रेजोनेंस हमें कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। फिर से रेजोनेंस तब मिलेगा जब फिर से फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच कर जाए। जब बच्चों रेजोनेंस हमें अगला वाला मिला तो क्या होगा, अगला वाला रेजोनेंस जब मिलेगा तो यहाँ सिचुएशन ये होगा, ये बच्चों हमारे पास λ/2 λ/4, तो ये हो जाएगा 3 λ/4 प्लस इसमें बच्चों अच्छा, और L2 हमारे पास ये है L2 प्लस इसमें इंड करेक्शन भी ज्वाइन कर दीजिए तो L2 प्लस E इक्वल टू 3 λ/4। अब ये दो केसेज हमने एक्सपेरिमेंट से निकाल लिए, L2 और L1 की रीडिंग हमने नोट कर रखी है। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें तो हो जाएगा L2 माइनस L1, E कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3 λ/4 माइनस λ/4 यानी कि 2 λ/4 मायने कि λ/2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस ऑफ L1। ठीक है बच्चों,
यहाँ के अंदर अब आप लोग ध्यान से देखें, जो वेलासिटी हमारी साउंड की है, जो यहाँ से जिस साउंड की वेलासिटी निकल रही है, यहाँ रेजोनेंस ट्यूब का काम ही होता है कि साउंड की वेलासिटी को पता करना, एक्सपेरिमेंटल मेथड से साउंड की स्पीड को पता करना। साउंड की स्पीड हमारे पास होगी एफ लैम्डा। यहाँ एफ क्या होगा, एफ हमारा ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के सिमिलर आएगा, और लैम्डा हमने एक्सपेरिमेंट से निकाल रखा है 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1, 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। तो हमारे पास बच्चों ये साउंड की वेलासिटी मैंने एक्सपेरिमेंटल ढंग से निकाल लिया, ये हो गया साउंड की स्पीड। इसमें L2, L1 और F की वैल्यू रख देंगे, हमें साउंड की स्पीड बच्चों पता चल जाएगी। अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर एक काम और करते हैं कि जो दो इक्वेशन मिले हैं दिस एंड दिस, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 2/1 कर लेते हैं या 1/2 कर लेते हैं। L1 प्लस ई डिवाइडेड बाई L2 प्लस ई करेंगे, λ/4 डिवाइडेड बाई 3 λ/4 माइने की 1/3 आ गया। यहाँ के अंदर 3L1 प्लस 3E इक्वल टू L2 प्लस ऑफ E हो गया, यानी यहाँ के अंदर बच्चों L2 की वैल्यू हो जाएगी 3L1 प्लस ऑफ 2E। ठीक है बच्चों, L2 की वैल्यू हो गया 3L1 प्लस ऑफ 2E। तो आप लोग देख रहे हो कि पहला जो रेजोनेंस मिला था उसमें जो लेंथ मुझे मिला था, रेजोनेंस का लेंथ पहले केस में जो मिला था और अगले केस में जो रेजोनेंस का लेंथ मिल रहा, दोनों में क्या यहाँ सिमिलरिटी, क्या बच्चों यहाँ के अंदर रिलेशन है, वो हो जाएगा L2 इक्वल टू 3L1। अभी इंड करेक्शन को अगर मैं भूल जाऊँ, इंड करेक्शन को मैं कंसीडर ना करता, तो मैं कहता कि दूसरे केस में जो एयर कॉलम का लेंथ है रेजोनेंस का, वो पहले केस वाले रेजोनेंस के एयर कॉलम के लेंथ का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। और अगर इंड करेक्शन को मैं कंसीडर करूंगा तो मैं कहूँगा दूसरा जो रेजोनेंस मुझे मिला वहाँ पर एयर कॉलम का लेंथ पहले केस में जो रेजोनेंस मिला था वहाँ के एयर कॉलम के लेंथ के 3 टाइम्स से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर इंड करेक्शन को कंसीडर नहीं करें तो एग्जैक्टली 3 टाइम्स होगा, इंड करेक्शन को कंसीडर करें तो 3 टाइम्स से L2 क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास रेजोनेंस ट्यूब, जिसकी मदद से बच्चों हम लोग यहाँ पर साउंड की स्पीड को पता कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज होता है और ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, आई होप इसमें यूज होने वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। और बच्चों क्वेश्चन भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही आते हैं, बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी ओपन या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए जो इंड करेक्शन की बात होती है, ये मैंने बताया थोड़ा सा एयर कॉलम ऊपर तक निकल जाता है, इस इंड करेक्शन की वैल्यू होती है 0.6 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है, ध्यान रखिएगा 0.6 टाइम्स ऑफ आर। आर क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है वो है। ई यानी कि इंड करेक्शन इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ आर के बराबर होगा। बच्चों ये मैंने आपको समझाया। मान लो ओपन ऑर्गन पाइप है तो इंड करेक्शन इधर भी पाया जाएगा, इंड करेक्शन इधर भी पाया जाएगा, टोटल इंड करेक्शन हमारे पास 2E हो जाएगा। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो केवल एक टर्मिनल पे इंड करेक्शन पाया जाएगा, दैट विल बी ई। बाई फार्मूला क्या होगा बच्चों, 0.6 टाइम्स ऑफ आर के बराबर। इसका मतलब रेडियस जितना ज़्यादा होगा ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, यहाँ पे इंड करेक्शन उतना ही हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है बच्चों हमारा अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, हम कैसे साउंड की पहचान करते हैं, कैसे उसके ज़्यादा होने की, कम होने की बात करते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, साउंड वेव के बच्चों सॉफ्ट और ग्रेव होने की बात करते हैं, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं बच्चों। पहला पैरामीटर हमारा है पिच। पिच का मतलब होता है, सीधा सा पिच का मतलब है कौन सी आवाज़ कितनी महीन है या कितनी मोटी है। सीधी सीधी भाषा में अगर बताएं, इसका मतलब ये हुआ बच्चों साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर इसी को बोलें तो कहेंगे कौन सा साउंड वेव, कौन सा साउंड यहाँ ज़्यादा श्रिल है और कौन सा साउंड वेव ज़्यादा ग्रेव है, कौन सा ज़्यादा भारी है, कौन सा ज़्यादा मधुर है, ऐसे करके देख लेते हैं। जिस साउंड में बच्चों जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पर उसका पिच उतना ही ज़्यादा होगा, और जिस साउंड में फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उसका पिच उतना ही कम होगा। भले ही वो तेज सुनाई पड़े लेकिन पिच, उसका महीनपन, उसका श्रिलनेस उतना ही कम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पिच सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी बच्चों उसका पिच उतना ही अधिक होगा, उसका पिच उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है,
यहाँ के अंदर इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का कंडीशन बनेगा, इसको ध्यान से आपको समझना है। फ्रीक्वेंसी यहाँ के अंदर बच्चों जितनी ज़्यादा पिच उतना ज़्यादा, तो अगर हम देखें मेल और फीमेल वॉइस की, तो जनरली मेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी फीमेल वॉइस से कम होती है, या इसका उल्टा बोले फीमेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी मेल वॉइस से ज़्यादा होती है। इसका मतलब फीमेल वॉइस जो होगा वो ज़्यादा श्रिल होगा, ज़्यादा मधुर होगा, ज़्यादा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वाला होगा, ज़्यादा पिच वाला होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू मेल वॉइस जनरली। कभी कभी एक्सेप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर मच्छर के भनभनाने की आवाज़, विस्परिंग ऑफ मॉस्किटो, एंड बच्चों दूसरा होता है शेर के दहाड़ने की आवाज़, रोरिंग ऑफ लॉयन। दोनों में शेर के दहाड़ने की आवाज़ में आवाज़ ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, वहीं पर मच्छर का जो आवाज़ आ रहा है, मॉस्किटो की जो साउंड आ रही है बच्चों, उसमें भले ही आवाज़ का यहाँ लाउडनेस कम हो, कहने का मतलब वो धीरे सुनाई पड़े, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। मॉस्किटो के साउंड की फ्रीक्वेंसी बच्चों शेर के दहाड़ने की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, यानी मॉस्किटो के जो आवाज़ में फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों यहाँ के अंदर वो ज़्यादा होगी, इसका मतलब उसका पिच शेर के दहाड़ने की अपेक्षा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ के अंदर लाउडनेस का मतलब होता है कौन सा आवाज़ कितना तेज है या कितना धीरे है, ठीक है बच्चों। लाउडनेस, कितना लाउड, हाउ लाउड ए साउंड वेव इज, ए साउंड इज। यहाँ के अंदर बच्चों लाउडनेस को कैसे मेजर करेंगे, सीधा सा इसका रिलेशन होता है इंटेंसिटी से। जितना ज़्यादा तेज कोई आवाज़ है उसकी इंटेंसिटी इट मीन्स उतनी ही ज़्यादा है, मोर इंटेंसिटी मोर विल बी दी लाउडनेस। यहाँ के अंदर लाउडनेस को मेजर करने के लिए जो मैथमेटिकल पैरामीटर बनाया गया बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं साउंड लेवल। साउंड लेवल का यूनिट होता है डेसीबेल, डेसीबेल में इसको मेजर किया जाता है। यहाँ से साउंड लेवल का वाई फार्मूला वैल्यू होता है 10 टाइम्स ऑफ लॉगरिथम्स की बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। आई क्या है, आई उस साउंड की इंटेंसिटी है जिसका साउंड लेवल मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आई नॉट क्या है, आई नॉट कहलाता थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी थ्रेशोल्ड यहाँ के अंदर बच्चों इंटेंसिटी कहलाता है मिनिमम इंटेंसिटी जिसको हम सुन पाए बच्चों, वो हमारा थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। आप लोग देखें थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ह्यूमन बीइंग के लिए बच्चों होता है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए हमें कोई साउंड दे दिया 10 की पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का साउंड है, आप इसका साउंड लेवल बताइए। तो बच्चों इस फार्मूले के अंदर मैं रखूंगा 10 टाइम्स ऑफ लॉगरिथम्स की बेस 10, आई के जगह पर हो गया 10 की पावर -6 और आई नॉट के जगह पर हो गया 10 की पावर -12। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से साउंड लेवल की वैल्यू यहाँ के अंदर निकल के आ गया 10 टाइम्स ऑफ लॉगरिथम्स की बेस 10 और 10 की पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे +12 हो जाएगा 10 की पावर 12 - x। बच्चों 12 - x को हम यहाँ लेके आएंगे, लॉगरिथम से बाहर आएगा तो हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 12 - x और ये बचेगा 10 की बेस और यहाँ भी 10 जो कि 1 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इक्वेशन बन गया बच्चों साउंड लेवल को निकालने के लिए। अब जो भी यहाँ x की वैल्यू है, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू ये यहाँ रख देंगे, जैसे हमसे कहा गया 10 की पावर -3 वाट पर मीटर स्क्वायर का साउंड है, उसका साउंड लेवल डेसीबल में आप बताइए क्या होगा। तो यहाँ 3 जो है यहाँ रख देंगे बच्चों, -3 नहीं, केवल ये x रखा है ना कि -x रखा है बच्चों। यहाँ के अंदर मैं 3 रख दूंगा और 3 रखूंगा तो यहाँ के अंदर 12 - 3 किया 9 बन गया, 9 × 10 90 डेसीबल आ गया। तो इस तरह से आसानी से हम लोग कैलकुलेशन को कर लेंगे, ठीक है बच्चों। इंटेंसिटी के बिहाफ पर ऑडिबल साउंड जो हमें सुनाई पड़ता है अच्छे से, वो बच्चों होता है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर थ्रेशोल्ड से लेकर के मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हम आसानी से सुन सकते हैं वो है बच्चों 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ती जाती है बच्चों, साउंड उतना तेज होता जाता है। एक लिमिट से ज़्यादा तेज अगर हो गया तो बच्चों वो सुनाई पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है, या सुनाई पड़ेगा ही अगर तो उसको हम झेल नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा इंटेंस होता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर इसको मैं डेसीबल में बदलूँ और x की जगह 12 है तो यहाँ पर आ जाएगा 0 डेसीबल, और इसको मैं डेसीबल में बदलूँ 1 वाट पर मीटर स्क्वायर इन दी सेंस 10 की पावर 0 वाट पर मीटर स्क्वायर। अगर बच्चों x की जगह मैं 0 रख दूँ तो 120 डेसीबल आ जाएगा। इसका मतलब जो ऑडिबल साउंड है उसका जो इंटेंसिटी है वो 0 डेसीबल से 120 डेसीबल के बीच में लाई करेगा।
अब दूसरी बात और है कि यहाँ से यहाँ तक का साउंड हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन हमारा जो ईयर है, हमारा जो दिमाग है बच्चों, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है 60 डेसिबल पर। ये सबसे हमें जो है सही लगता है। क्या होता, कुछ आवाज़ ऐसी होती जो बहुत धीरे रहती, कहते भैया ये ठीक नहीं है, सुनाई नहीं पड़ रहा है अच्छे से। कुछ बहुत तेज है, वो भी कहते हैं सुनाई तो पड़ रहा है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो हम जिस साउंड लेवल में हम कंफर्टेबल होते हैं, ज़्यादा कंफर्ट हम फील करते हैं, वो 60 डेसिबल होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक दो टॉपिक और यहाँ पर देख लीजिए बच्चों। हमारे पास अगला टॉपिक है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता। साउंड में गुणवत्ता तलाशने जाएं तो साउंड की गुणवत्ता, साउंड की क्वालिटी डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने हार्मोनिक्स, कितने ओवरटोन हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ के अंदर क्वालिटी साउंड क्या एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लगभग एक ही फ्रीक्वेंसी के दो साउंड को अलग अलग तरह से हम सुन पाते हैं। यहाँ पर लगभग एक ही फ्रीक्वेंसी के दो साउंड ले लिए जाएं तो उसमें उसके अंदर नंबर ऑफ ओवरटोन्स ज़्यादा कम हो सकते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, और कई सारी चीज़ें होती हैं जिस बेसिस पर उनकी पहचान हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा चल रहा है या कहीं पर म्यूजिक चल रहा है तो क्या होगा कि वहाँ के अंदर बच्चों तमाम सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हम पता कर लेते हैं कि ये आवाज़ गिटार से आ रही है, ये आवाज़ ढोलक से आ रही है, ये आवाज़ हारमोनियम से आ रही है। हम अलग अलग करके उसको पहचान लेते हैं। तो साउंड के अंदर कुछ क्वालिटी है जो साउंड के मिक्स होने के बावजूद भी हम अलग अलग उनको करके पहचान पाते हैं बच्चों। यहाँ के अंदर उसी को पहचानने के लिए जो टॉपिक यहाँ पर लिया जाता है उसी को हम कहते हैं क्वालिटी, उसका नाम होता है, या कहीं कहीं इसका नाम मिल जाएगा टिम्बर, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, क्वालिटी की जगह टिम्बर भी मिल सकता है, ठीक है। अगला हमारे पास बच्चों जो टॉपिक है वो है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बड़ा सा ऑडिटोरियम हो, बड़ा सा हॉल हो, आप उसके अंदर कुछ बोलो बच्चों, तो क्या होगा कि आपकी आवाज़, कुछ आपने आवाज़ लगाया हेलो, तो कुछ देर तक वो गूंजता रहेगा। यहाँ साउंड का प्रोड्यूस होना और कुछ देर तक गूंजते रहना, कुछ देर तक उसको बार बार, इसका मतलब कहीं से बार बार वो जनरेट हो रहा है बच्चों। यहाँ पर हम उसी प्रोसेस को कहते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन का मतलब किसी बड़े ऑडिटोरियम में, बड़े कमरे में, बड़े हॉल में कोई साउंड वेव का प्रोड्यूस होना और उसका कुछ देर तक बने रहना बच्चों, इस प्रोसेस को रिवर्बरेशन का नाम देते हैं। रिवर्बरेशन जितने समय तक होता है बच्चों उसको रिवर्बरेशन टाइम का नाम देते हैं। इसके लिए एक रूल होता है जिसको सबाइन रूल कहा जाता है बच्चों। रिवर्बरेशन टाइम इसमें बताया गया KV डिवाइडेड बाई अल्फा एस के बराबर होता है। यहाँ के अंदर K का मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट है, K यहाँ एक कांस्टेंट है बच्चों। V जिस हाल में हम रिवर्बरेशन टाइम निकाल रहे हैं कि कितने समय तक साउंड गूंजता रह रहा है, कितने समय तक वो मेंटेन है बच्चों, उसको रिवर्बरेशन टाइम कहेंगे। जितना बड़ा ऑडिटोरियम या हॉल होगा बच्चों, जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा, उतनी देर तक वो आवाज़ गूंजता रहेगा उसके अंदर। यहाँ पर अल्फा को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बच्चों। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, आप सिनेमा हॉल में अगर कभी गए हों तो वहाँ पर आप देखे होंगे जो दीवारें होती उसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, ओरिफाइसेस बने होते हैं बच्चों। ये इसलिए बने होते हैं कि जो साउंड दीवार से टकरा रही हो टकरा के वापस ना आए, अदरवाइज कोई हीरो डायलॉग बोलेगा तो वही बार बार सुनाई पड़ता रहेगा, लौट के आता रहेगा। ऐसा ना हो, उसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए उसको लगाया जाता है। तो यहाँ दीवार जितना खुरदुरा होगा, जितना इस तरह का होगा बच्चों, उतना ज़्यादा इसकी वैल्यू रहेगी। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा बच्चों, टाइम ऑफ रिवर्बरेशन उतना कम होगा, ठीक है। यस, हमारा एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया में सब कुछ आ गया जो हमें दिख रहा है कमरे के अंदर। जैसे आप अपने कमरे में हो, एक मेज कुर्सी होगा जिस पे बैठ के आप पढ़ते होंगे, टेबल जिस पे आप कॉपी कलम रख के पढ़ते होंगे, चलिए ठीक है। यहाँ के अंदर दीवारें होंगी, वो सब भी एक्सपोज्ड सरफेस एरिया हो गया। यहाँ पर आपका कॉपी जो है वो उसका एरिया भी एक्सपोज्ड हो गया बच्चों। यहाँ पर जितनी चीज़ें आपको आंखों से दिखाई दे रही, चेयर का भी एरिया हो गया, टेबल का भी एरिया हो गया, ज़मीन का भी एरिया हो गया, छत का भी एरिया हो गया, जो और आपने ट्यूबलाइट लगा रखा उसका भी एरिया काउंट होगा। जो आप देख रहे हैं, लिविंग नॉन लिविंग जितनी चीज़ें कमरे में, सबका एरिया काउंट होगा। तो यहाँ सरफेस एरिया एक्सपोज जितना ज़्यादा होगा, रिवर्बरेशन टाइम उतना ही कम होगा। यहाँ जितनी ज़्यादा वैल्यू रखोगे, वैल्यू उतनी ही कम मिलेगी। सपोज करें आप अपना कमरा खाली कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो गया, आप कहीं और जा रहे हैं, सारे कमरे के समान
सामान हटा दीजिए फिर बोलिए, आप देखिए आवाज़ गूंजता रहेगा। क्यों गूंजता रहेगा? रूल ही यही है, जब आप कमरे के सामान को हटा देंगे बच्चों तो ये एक्सपोज सरफेस एरिया कम हो जाएगा, होगा ना। कमरे में जो सामान एरिया कवर कर रहे थे वो तो हट गया ना, तो इस एक्सपोज सरफेस एरिया अगर कम होगा तो अपने आप टाइम ऑफ रिवर्बरेशन बढ़ जाएगा, जो हमें महसूस नहीं हो रहा था वो अब महसूस होने लग जाएगा, यहाँ आवाज़ देर तक गूंजती रह जाएगी। बच्चों हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है कि एक सोर्स होता है, एक ऑब्जर्वर होता है। सोर्स और ऑब्जर्वर, साउंड का कोई सोर्स है और कोई ऑब्जर्वर जो साउंड को सुन रहा है। बच्चों दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होने लगे, तो जो रिलेटिव मोशन अगर दोनों के बीच में है, मतलब मेरे कहने का सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटे या बढ़े। समय के साथ अगर दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस घटता या बढ़ता रहे, मतलब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि ऑब्जर्वर को या लिसनर कह लीजिए, लिसनर को जो साउंड सुनाई पड़ता है उसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से डिफरेंट होती है। ऑब्जर्वर को जो साउंड सुनाई पड़ता है बच्चों, वो साउंड की फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से अलग होता है। अगर दोनों के बीच का सेपरेशन घट रहा है तो उसको सुनाई पड़ने वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल से ज़्यादा होगा, और दोनों के बीच का सेपरेशन अगर लगातार बढ़ रहा है तो सुनाई पड़ने वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा बच्चों वो एक्चुअल से कम होगा। ये दो बातें आपको ध्यानपूर्वक याद रखनी है। अगर सेपरेशन घट रहा है तो ऐसे केस में जो साउंड सुनाई पड़ेगा उसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से ज़्यादा होगी। अगर दोनों के बीच का सेपरेशन लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे केस में बच्चों जो साउंड उसे सुनाई पड़ रहा है ऑब्जर्वर को, उसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से क्या होगी? कम होगी। तो ध्यान में आपको रखना है इन बातों को। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों एक सिंपल सा इक्वेशन होता है, F इक्वल टू एफ नॉट वी माइनस ऑफ वी ओ प्लस माइनस यहाँ के अंदर होता है बच्चों, फिर से सुन लीजिए, इसके लिए बच्चों एक इक्वेशन होता है F इक्वल टू एफ नॉट वी माइनस प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी माइनस प्लस माइनस वी एस। वी क्या है बच्चों? वी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। स्पीड कह लीजिए या वेलोसिटी कह लीजिए, दोनों बातें यहाँ सही हैं। यहाँ जो वी रखा गया ना बच्चों, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड। वी वो क्या है? वी वो ऑब्जर्वर का साउंड, ऑब्जर्वर की जो बच्चों स्पीड है वो है, और वी एस क्या है? ये सोर्स की स्पीड है, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस मैंने लगाया, उसका कुछ कारण है, अभी मैं बता रहा हूँ बच्चों। इस फार्मूले में प्लस लेना है कि माइनस लेना है, कहाँ पे, इसका निर्णय कैसे लेंगे बच्चों? जो साउंड, जो स्पीड साउंड के स्पीड के एलांग होगा, जो भी स्पीड, तीन स्पीड यहाँ पर जिक्र है बच्चों, सोर्स की स्पीड, ऑब्जर्वर की स्पीड और साउंड की स्पीड। जो स्पीड यहाँ पर बच्चों साउंड के एलांग होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो स्पीड बच्चों साउंड के अपोजिट होगा उसको निगेटिव लेंगे। कौन सा साउंड? जो ऑब्जर्वर तक पहुंच रहा है। साउंड तो चारों तरफ जाता है, लेकिन साउंड की कौन सी स्पीड हमें देखनी जो ऑब्जर्वर तक पहुंच रहा है। जैसे पहला केस मैं ले रहा हूं, ये ऑब्जर्वर महोदय हैं और ये साउंड का एक सोर्स है। साउंड का एक सोर्स बच्चों ऑब्जर्वर की ओर ऑब्जर्वर की ओर यहाँ नहीं जा रहा, बल्कि ये रुका हुआ है, बल्कि ऑब्जर्वर जो है वो साउंड की तरफ, साउंड के सोर्स की तरफ जा रहा है। देखिए ऑब्जर्वर बच्चों वीओ वेलोसिटी से सोर्स की तरफ जा रहा है, और सोर्स कैसे है? रेस्ट में है। सोर्स से जो साउंड निकल रहा है, ये साउंड निकल रहा है जो ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा। यहाँ पर बच्चों ये साउंड ऐसे ऑब्जर्वर तक पहुंच रहा है, और साउंड की वेलोसिटी क्या है? वी है। मेरे प्यारे बच्चों साउंड तो इधर भी जाएगा, साउंड तो इधर भी जाएगा, लेकिन इनसे मतलब नहीं है। हमें साउंड की उस वेलोसिटी से मतलब है, उस स्पीड से मतलब है जो ऑब्जर्वर की ओर है, ऑब्जर्वर जिसको सुन रहा है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर बच्चों हम इस फार्मूले के अंदर रखेंगे F इक्वल टू एफ नॉट। एफ इज द अपीरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट इज द रियल फ्रीक्वेंसी, वी इज द साउंड स्पीड, वी इज द साउंड स्पीड, वी वो इज द ऑब्जर्वर स्पीड। बच्चों यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है वो साउंड के स्पीड के अपोजिट आ रहा है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में प्लस नहीं, क्या लेंगे? माइनस, ठीक है। यहाँ के अंदर सोर्स हमारा रेस्ट में है, तो यहाँ प्लस माइनस का मतलब ही नहीं हुआ। सोर्स की स्पीड की जगह मैंने क्या रख दिया? जीरो। हमें इक्वेशन मिला F इक्वल टू एफ नॉट
v प्लस ऑफ वी वो डिवाइडेड बाई v। अब यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, फटाफट सॉल्व कर लिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास यहाँ पर मैं देखूँ तो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो रियल फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली दोनों के बीच का सेपरेशन घट रहा था, मैंने बताया ऐसे केस में अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी रियल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। मेरे प्यारे बच्चों अगला सिचुएशन आप लोग देखो, यहाँ के अंदर ऑब्जर्वर रेस्ट में है और यहाँ सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। सोर्स यहाँ ऑब्जर्वर की तरफ अगर v स्पीड से जा रहा है तो क्या सिचुएशन बनेगा, आइए देखते हैं। यहाँ f इक्वल टू हो जाएगा f नॉट, f इक्वल टू f नॉट या f वो v माइनस जीरो डिवाइडेड बाई, कैसे v माइनस जीरो मैंने रख दिया, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर की जगह जीरो रख दिया, ऑब्जर्वर की स्पीड की जगह v माइनस वी एस। अब वी एस पॉजिटिव में रखना है कि निगेटिव में, तो देखो सोर्स की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड जो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा था उसके अलांग है, तो यहाँ प्लस वी एस लिखेंगे। हमें क्या मिलेगा, f इक्वल टू एफ नॉट v डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है यहाँ माइनस है तो ये वैल्यू कम होगा, यानी ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, यानी f इज ग्रेटर देन क्या होगा, एफ नॉट। अभी भी बच्चों सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी घट रही थी, इसलिए अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी रियल से क्या मिली, ज़्यादा मिली। सिमिलरली आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सिचुएशन जो हमारे सामने है, यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वर ऐसे चल रहा है और सोर्स यहाँ के अंदर ऐसे चल रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि यहाँ पर सेपरेशन तो घट ही रहा है, पक्का है फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिलेगी, कितनी मिलेगी। यहाँ पर बच्चों ये मेन इक्वेशन, इसके अंदर हम सारी चीज़ें रखेंगे v माइनस प्लस माइनस वी वो में। अब बच्चों v वो जो है यहाँ ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड के कैसे है, अपोजिट है, तो माइनस वी वो लेंगे। यहाँ के अंदर बच्चों सोर्स की स्पीड जो है, सोर्स की वेलोसिटी की डायरेक्शन साउंड के अलांग है बच्चों, इसका मतलब यहाँ इसको प्लस लेंगे। और इस तरह से बच्चों हमारे पास इक्वेशन बना f इक्वल टू एफ ओ मल्टीप्लाइड बाई v प्लस ऑफ वी वो डिवाइडेड बाई v माइनस ऑफ वी एस। सिंपली यहाँ वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। मेन इक्वेशन यही है बच्चों। मान लीजिए सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही एक दूसरे से अवे जा रहे हो, एक दूसरे से दूर जा रहे हो। ऑब्जर्वर महोदय जिस साउंड को सुन रहे हो वो साउंड सोर्स से आ रहा है, वो साउंड ये वाला है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों के बीच का सेपरेशन अगर बढ़ रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी ऑब्जर्वर महोदय को, घटी हुई फ्रीक्वेंसी होगी, डिक्रीज होती हुई फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर f इक्वल टू एफ ओ मल्टीप्लाइड बाई v माइनस ऑफ प्लस माइनस वी ओ। ऑब्जर्वर जो है और साउंड की स्पीड की तुलना किया जाए तो दोनों की डायरेक्शन सेम, इसलिए यहाँ प्लस वी ओ लेंगे। यहाँ पर बच्चों अगला सिचुएशन हमारे सामने होगा कि यहाँ माइनस लें कि प्लस लें वी एस के साथ। वी एस सोर्स की वेलोसिटी साउंड की उस वेलोसिटी के अपोजिट है जो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर माइनस ले लेंगे और इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा v प्लस वी एस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमारा होगा और रियल फ्रीक्वेंसी जो हमारा है उससे क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह के बच्चों यहाँ के अंदर सिचुएशन मिलेंगे और भी केसेस यहाँ के अंदर बनेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अगला केस यहाँ के अंदर ऐसे बना दूँ, पांचवा केस बना दूँ। मान लीजिए यहाँ पर सिचुएशन ऐसे हो, ये सब हटा देता हूँ मैं, ये सब बच्चों हटा देता हूँ। मान लीजिए सिचुएशन हमारा इस प्रकार से हो कि ये रहा ऑब्जर्वर, केस नंबर 5 ले लेते हैं। ऑब्जर्वर यहाँ रहा, ये ऑब्जर्वर ऐसे दौड़े दौड़े जा रहा है, ऑब्जर्वर ये दौड़े दौड़े जा रहा है इधर, ये रहा ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। और बच्चों ये साउंड का जो सोर्स है, साउंड का सोर्स है ये है, यहाँ पर बच्चों ये ऐसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऐसे है, और जो साउंड ऑब्जर्वर को सुनाई पड़ेगा वो ये वाला होगा जो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा हो। अब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम निकाल के देखें तो क्या आएगा, f इक्वल टू एफ ओ वी माइनस माइनस प्लस माइनस वी ओ प्लस माइनस वी एस। अब बच्चों यहाँ प्लस माइनस में क्या लेना है, देखो वी ओ ऑब्जर्वर साउंड के अपोजिट है, माइनस वी ओ हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी साउंड के अपोजिट है, माइनस वी ओ। सोर्स की वेलोसिटी भी साउंड के अपोजिट है, सोर्स की वेलोसिटी भी साउंड की वेलोसिटी के अपोजिट है, माइनस वी एस। तो यहाँ के अंदर बच्चों f की वैल्यू हो गई एफ नॉट v प्लस ऑफ वी ओ डिवाइडेड बाई v प्लस ऑफ वी एस। अब देखिए कई संभावनाएं यहाँ के अंदर बन जाएंगी बच्चों
अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सोर्स की वेलोसिटी से ज़्यादा हो, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सोर्स की वेलोसिटी से ज़्यादा हो तो दोनों के बीच का सेपरेशन घटेगा, तो घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिलेगी। देखिए ऑब्जर्वर की वेलोसिटी बच्चों अगर सोर्स की वेलोसिटी से ज़्यादा होगा तो ये बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा, बड़ा अपान छोटा एक से ज़्यादा, यानी ऐसे केस में एफ विल बी ग्रेटर देन एफ नॉट, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, इस तरह का सिचुएशन बना। दूसरा सिचुएशन हमारे सामने ऐसे है कि अगर बच्चों ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो है इक्वल टू हो जाए सोर्स की वेलोसिटी, देन व्हाट विल हैपन। यहाँ के अंदर बच्चों ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पहले लेस देन कर लेते हैं, अगर ये धीरे चल रहा है ये तेज चल रहा है तो दोनों के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो ऐसे केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बच्चों रियल से कम सुनाई पड़नी चाहिए। यहाँ के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन बना है, मैं कह रहा हूँ ये वीओ कम है वीएस से, इसका मतलब ये वैल्यू कम आएगा, ये वैल्यू ज़्यादा, यानी एक से कम वैल्यू यहाँ मुझे मिला। एक से कम वैल्यू अगर मिल रहा बच्चों तो एफ इक्वल टू एफ नॉट इंटू पॉइंट में समथिंग आएगा, यानी एफ विल बी लेस देन एफ नॉट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगला सिचुएशन हमारा बनेगा कि अगर वी ओ और वी एस बराबर हो, अगर ये दोनों एक ही स्पीड से चलते रहें तो इनके बीच का गैप बच्चों मेंटेन रहेगा, इनके बीच के गैप का वैल्यू जितना भी था वो मेंटेन रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। ऐसे केस में क्या होगा, एफ इक्वल टू एफ हो। यहाँ पर फार्मूले में भी आप देख सकते हैं वी ओ अगर वी एस के बराबर हो जाएगा तो दिस होल मच इक्वल टू दिस होल मच हो जाएगा, दिस टू विल बी कैंसल्ड आउट एंड द रिमेनिंग पोर्शन दैट वी विल गेट हियर एफ इक्वल टू एफ नॉट, दैट मींस द रियल फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर इस तरह के सिचुएशंस बनेंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे बच्चों। फंडामेंटल इक्वेशन यही है, इसी के ऊपर बच्चों हम निर्णय लेंगे कि क्या हमें कैसे करना है। बच्चों एक सिचुएशन ये होता है कि कोई एक कार है, कोई भी मोटर गाड़ी है, वो बच्चों हॉर्न बजाता हुआ किसी पहाड़ी की तरफ, किसी वाल की तरफ जा रहा है, जहाँ ऐसे कोई दीवार हो सकता है या कोई बड़ी पहाड़ी हो सकती है, ऐसे जा रहा है। ये हॉर्न बजाता हुआ जा रहा है तो इसको ऐसा फील होगा जैसे कि इसके वाल के पीछे से कोई सिमिलर गाड़ी आ रही हो हॉर्न बजाती हुई, ये ऐसा महसूस करेगा। अगर ये ऐसे बच्चों हॉर्न बजाता हुआ, नॉक करता हुआ जा रहा है, बच्चों हॉर्न करता हुआ ये जा रहा, हॉर्न बजाता हुआ जा रहा है, तो ऐसा इसे महसूस होगा, ये भ्रमित होगा, जैसे इसे लगेगा कि यहाँ पर इसके दीवार के पीछे से ऐसी कोई गाड़ी इसकी तरफ आ रही, ऐसा महसूस होगा। साउंड इस प्रकार से इसे सुनाई पड़ेगा। इनफैक्ट होता क्या है, यहाँ से जो साउंड वेव निकलता है ये जा करके दीवार से टकरा कर फिर वापस आता है, तो जब फिर वापस आता है तो हमें ये लगता है कि जैसे उधर से कोई गाड़ी आ रही हो और वो साउंड को भेज रही हो यहाँ, लेकिन ऐसा वास्तव में कुछ नहीं है। इसी गाड़ी से बजने वाला जो निकलने वाला जो साउंड है हॉर्न का, वही जाके दीवार से टकरा के इस तक फिर से वापस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी तो ये जो वो हॉर्न बजाया और तुरंत सुन लिया इसमें बैठा हुआ ड्राइवर, और एक फ्रीक्वेंसी वो जो जाएगा और लौट के आएगा उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। कैसे रहेगा, अब इसको ऐसे समझिए बच्चों, इसको एक मिरर की तरह से, एक शीशे की तरह से, एक मिरर की तरह से एज्यूम करिए। यहाँ क्या होगा, इसके पीछे यहाँ पर बच्चों इसको इस कार का, इस मोटर गाड़ी का ये हमारे पास हो गया इमेज। ये मैं इमेजिनरी रूप से बता रहा हूँ बच्चों, ऐसे हाइपोथेटिकल ढंग से ऐसा लगेगा जैसे इसका कोई इमेज बन रहा हो। तो बच्चों जितने स्पीड से ये कार आगे बढ़ेगा उतने से इसका इमेज भी आगे बढ़ेगा। प्लेन मिरर का यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पर उस तरह से बच्चों हम निर्णय लेंगे। तो ऑब्जर्वर महोदय तो यहाँ है, ये ऑब्जर्वर हैं, ये सुन रहे हैं, ये दो साउंड सुनेंगे, एक तो तुरंत सुन लिए, एक जो लौट के आ रहा हो, तो दोनों में अंतर होगा बच्चों। अंतर कौन सा होगा, मतलब लौट के आने वाले साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई पड़ेगी। इनको महसूस हो रहा है जैसे कि ये सोर्स हो। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये सोर्स हो, जैसे कि साउंड यहाँ से चल के आ रहा हो, यानी इनके अनुसार साउंड ये है। ठीक है बच्चों, ये सोर्स हो गया, सोर्स ऐसे आ रहा है, साउंड ये है, ये ऑब्जर्वर हो गए। तो अगर फ्रीक्वेंसी में निकालना चाहूँ, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी माइनस प्लस माइनस बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, वी एस। ध्यान से समझिएगा, यहाँ के अंदर बच्चों प्लस माइनस क्या हमें यहाँ सिलेक्ट करना है। ऑब्जर्वर तो ये ड्राइवर है, ठीक है, इसमें बैठा हुआ ड्राइवर है, और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है। ये ऑब्जर्वर की एक तरह से वेलोसिटी हो गई जो कि v के बराबर ही होगा। ठीक है बच्चों,
यहाँ के अंदर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कह लीजिए या साउंड की वेलोसिटी कह लीजिए बच्चों, दोनों या सोर्स की वेलोसिटी कह लीजिए, दोनों सेम ही होगा। अभी इसको मैं ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ही दिखा देता हूँ बच्चों, ऐसे समझिएगा। तो यहाँ के अंदर क्या होगा, ऑब्जर्वर इधर की ओर जा रहा है, ऑब्जर्वर और साउंड जो चल के आ रहा है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए बच्चों यहाँ मैं माइनस साइन को प्रीफर करूँगा। अच्छा, यहाँ साउंड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वाली साउंड, और यहाँ के अंदर बच्चों सोर्स इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ बच्चों, इन दोनों की डायरेक्शन सेम, इसलिए यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, रीअरेंज करूँ, तो सिचुएशन मुझे ऐसा मिला। कैसे मिला बच्चों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, यहाँ के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी F0 V, और यहाँ हो जाएगा बच्चों प्लस ऑफ VO, यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ VS, यानी कि जो अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी वो रियल फ्रीक्वेंसी से क्या है बच्चों, ज़्यादा है। अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ रियल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो रहा है। इस तरह का सिचुएशन यहाँ के अंदर बन रहा है बच्चों। यहाँ इक्वेशन में मैंने VO और VS लिखा है, लिखा है, लेकिन VO ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और सोर्स की वेलोसिटी तो बराबर है। यहाँ पर बच्चों मैग्नीट्यूड VO VS ये सब बराबर है, मैंने इसको मान लिया V डैश। तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F इक्वल टू F0, और यहाँ के अंदर आ जाएगा V प्लस VO ही लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई V माइनस VO ही लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, या तो दोनों की जगह V डैश लगा दीजिए। तो बच्चों इस तरह से बड़ी आसानी से इस तरह के सवाल को आप इमेज के कॉन्सेप्ट से, ऑब्जेक्ट इमेज मिरर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। जाता है कि कोई कार, कोई मोटर गाड़ी है, ऐसे स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, और रोड के किनारे आप कहीं खड़े हो और आपके सामने से यूं गाड़ी गुजरी। तो जब आपके सामने से गाड़ी तेजी से स्पीड में गुजरती है तो आपको अजीब सा साउंड सुनाई पड़ता होगा। यूं लगता होगा कि साउंड जैसे पहले तेजी से सुनाई पड़ा हो, एक बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई पड़ा हो, फिर एकाएक घट गया हो, ऐसे करके आपको साउंड सुनाई पड़ता होगा। इसका क्या रीज़न है, वो रीज़न आज पता हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों सीखिएगा, ये कोई कार है, जा रहा है, ये कोई व्यक्ति यहाँ खड़े है, ये सड़क है, सड़क के किनारे ये यहाँ पर आराम से है। बच्चों यूं गाड़ी गुजर रही है, जब गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, अभी गाड़ी यहाँ है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ होगी, थोड़ी देर बाद यहाँ होगी, अभी यहाँ है तो यहाँ गाड़ी और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी इतनी है, थोड़ी देर बाद यही गाड़ी यहाँ आ गई, अब इसके और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई, थोड़ी देर बाद ये गाड़ी और यहाँ आ गई, ऑब्जर्वर और गाड़ी के बीच की दूरी और कम हो गई, थोड़ी देर बाद ये कार यहाँ आ गई। बच्चों यहाँ ऑब्जर्वर और कार के बीच का डिस्टेंस सबसे कम हो गया। अब थोड़ी देर बाद ये कार यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो ये वाली दूरी जो होगी दोनों के बीच की इतनी हो गई, बढ़ गई, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा दूरी और बढ़ गई, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा दूरी और बढ़ जाएगी। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक के मोशन में अगर देखोगे तो ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और डिस्टेंस अगर घटता जाएगा बच्चों तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनाई पड़ेगी, जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली निकाल रहा है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ तक में सुनाई पड़ेगा। लेकिन जैसे यहाँ से आगे निकला दूरी बढ़ती गई, और दूरी बढ़ने की वजह से फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअली निकाल रहा है बच्चों उस फ्रीक्वेंसी से यहाँ कम फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई पड़ेगा। मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक छोटी सी बात है। यहाँ के अंदर फार्मूला हमारा था F इक्वल टू FO, यहाँ के अंदर था V डिवाइडेड V माइनस प्लस माइनस VO, और यहाँ माइनस प्लस माइनस यहाँ के अंदर क्या था VS, ऐसे था। सीखिए सब लोग। यहाँ के अंदर बच्चों अगर इस तरह का सिचुएशन बन रहा हो तो F इक्वल टू FO, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं सिचुएशन इसमें बात कर रहा हूँ, जब गाड़ी ऐसे कहीं पॉइंट बी के इधर लेफ्ट में है तो क्या सिचुएशन है, ये पॉइंट बी के लेफ्ट साइड में है तो ये बी से पहले वाला सिचुएशन जो है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ v हो जाएगा माइनस, v हो जाएगा माइनस। अब बात करना ऑब्जर्वर महोदय तो रेस्ट में है तो यहाँ तो जीरो हो गया। अब बात यहाँ क्या मुझे भरना है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो इधर है, लेकिन हमें वो वाली वेलोसिटी चाहिए सोर्स की जो साउंड के, कौन सा साउंड ऑब्जर्वर सुनेगा, वो साउंड यहाँ से चला, ये ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है। तो बच्चों हमें सोर्स की वो वेलोसिटी देखनी है जो साउंड की वेलोसिटी के अलॉन्ग हो।
या उसके अपोजिट हो, उसके हिसाब से हम निर्णय लेते थे। यहाँ पर तो सोर्स की जो वेलोसिटी है ना बच्चों, वो तो ना तो साउंड की वेलोसिटी की एलॉन्ग है ना तो अपोजिट है। तो इसको एक ऐसा करेंगे, कंपोनेंट लेंगे। सपोज करिए यहाँ पर ये एंगल बच्चों थीटा बन रहा हो या θ1, क्योंकि वहाँ भी लेना है मुझे, θ1 मान लिया, तो इसका एक कंपोनेंट इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा v cos θ1। ठीक है, v cos θ1 यानी साउंड की वेलोसिटी जो सोर्स की वेलोसिटी Vs cos θ1 हो जाएगा। बच्चों सोर्स की वेलोसिटी जो यूजफुल वाली है और साउंड की वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, मतलब यहाँ प्लस Vs लेना है और यहाँ प्लस Vs अगर लेंगे तो प्लस Vs, लेकिन Vs की जगह Vs नहीं लेना, ये पूरा लेना Vs cos θ1। ठीक है बच्चों, इस तरह से इक्वेशन बना। और इस तरह से अगर इक्वेशन बना तो इसको हटा देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा अपान कम आएगा, यानी जो फ्रीक्वेंसी हमारी होगी वो बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी होगी। बच्चों आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। उस समय की हम बात करें जब ये कार, ये गाड़ी, ये व्हीकल हमारे सामने से जस्ट गुजर रही, जस्ट सामने से, उस समय हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी? बच्चों उस समय पे अगर जाएंगे तो इसका कंपोनेंट देखिए, हम ये वाली साउंड सुन रहे हैं, हम यहाँ हैं तो हम तक यही साउंड पहुँच रही है और इसी को हम सुन रहे हैं। अगर सोर्स क्या हम कंपोनेंट यहाँ पर लें, 90 डिग्री हो गया ना, ये कंपोनेंट अगर यहाँ पर लें तो Vs cos 90 यानी 0 आ गया। बच्चों इसके जगह पर 0 रख देंगे, ये तो 0 था ही, और यहाँ भी 0 रख देंगे तो क्या बनेगा? यहाँ के अंदर हो जाएगा F इक्वल टू एफ वो V माइनस, ऑब्जर्वर रेस्ट में था, V माइनस Vs cos 90 यानी 0 हो गया। तो यहाँ के अंदर F इक्वल टू एफ हो गया। यानी कि बच्चों यहाँ के अंदर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर सुनाई पड़ेगी जस्ट एक मोमेंट के लिए। लेकिन जैसे इससे आगे ये निकल गया, अब देखते हैं आगे निकलने पर क्या होगा। बच्चों देखो, समझो, सीखो, आगे बढ़ो। जैसे आगे निकल गया, सपोज करिए पॉइंट सी का सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, सोर्स हमारा ऐसे जा रहा है, यहाँ पर बच्चों इस तरह से इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर जो एंगल हमारे पास बन रहा है, सपोज करिए यहाँ θ1 था, ये θ2 है, और ये हमारा Vs था, ये हमारे पास हो जाएगा Vs cos θ2 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ से जो साउंड जो ऑब्जर्वर तक पहुँच रहा वो ये वाला साउंड है। अब इसके बिहाफ पर मैं निर्णय लूँगा, ऑब्जर्वर रेस्ट में है। चलो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट बताओ, कैलकुलेशन करो। यहाँ के अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? हो जाएगा माफ़ करिएगा, F इक्वल टू हो जाएगा F नॉट V माइनस माइनस, ऑब्जर्वर रेस्ट में 0। सोर्स मूविंग स्टेट में सोर्स की यूजफुल वेलोसिटी ये वाली है बच्चों, अपोजिट या इसके वाली, तो ये साउंड के वेलोसिटी के अपोजिट है, इसलिए माइनस हो जाएगा। माइनस यहाँ के अंदर Vs cos θ2 आ जाएगा, वाट एवर θ2 की जो वैल्यू हो, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। F इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा F नॉट V डिवाइडेड बाई V प्लस Vs cos θ2। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर V प्लस Vs cos θ2 है, इसका मतलब हमारे पास न्यूमरेटर में ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, यहाँ के अंदर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब हमारे पास हो गया कम अपान ज़्यादा पॉइंट में आएगा, यानी F विल बी लेस देन F नॉट। तो फ्रीक्वेंसी अब जो सुनाई पड़ेगी वो एक्चुअल से कम सुनाई पड़ेगी। मैं कहता हूँ इस सिचुएशन में ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है, अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है F नॉट प्लस n। सवाल ऐसे दिया जाता है F नॉट प्लस n, एक्चुअल प्लस n। तो पूछा जाएगा n की वैल्यू कैसी होगी जब पॉइंट B के इधर की बात हो, तो n की वैल्यू बच्चों F नॉट से ज़्यादा ही आना है। इसका मतलब n क्या होगा? पॉजिटिव। कहेगा उस समय n की वैल्यू बताइए जब इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाली है। तो बच्चों यहाँ के अंदर बिल्कुल एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ये सुन रहा है, यानी F अपीयरेंट इक्वल टू F नॉट, तो n की वैल्यू यहाँ के लिए क्या होगा? 0। लेकिन इससे आगे अगर यहाँ कहीं पूछा जाए n की वैल्यू क्या होगा और यहाँ पर n की वैल्यू हमें बताने के लिए कहा जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, यहाँ के अंदर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी अब इसको जो सुनाई पड़ेगा वो एक्चुअल से कम सुनाई पड़ेगा। एक्चुअल से कम सुनाई पड़ने का सेंस ये हुआ कि F नॉट माइनस समथिंग होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट n शुड बी हियर निगेटिव। इधर के लिए बात करेंगे तो n यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, इधर के लिए बात करेंगे निगेटिव। जस्ट परपेंडिकुलर वाले स्टेट की बात करेंगे एक मोमेंट के लिए, n की वैल्यू 0 आ जाएगी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे बच्चों। इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता ही आता है, वेब का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक है तो वह है